इस कहानी में शारीरिक हिंसा, खून खराबा या दुर्व्यवहार के विषय या उल्लेख शामिल हैं। मेरी बहन का दिल हमेशा से नर्म रहा है, मीठी रोटी की तरह नर्म। वह बुरी औरत के पीछे रोई, सब कुछ होने के बावजूद। शायद सब कुछ की वजह से। मुझे याद है कि जब वह रो रही थी तो मैंने उससे पकड़ रखा था। हम दोनों कालिख से सने हुए थे। ओवन का दरवाजा बंद रखने से उसकी उंगलियां जल रही थी। आंसू बहाने के बाद वह चुप हो गई। वह मुझे उस भयानक घर में ले गई, जिसकी दीवारें मीठी ब्रेड की थी और खिड़कियां चीनी से बनी थी। मैंने वे कपड़े ढूंढे जिनमें हम आए थे। मैंने उसे किरटल दिया और उसने बिना कुछ कहे उसे पहन लिया। जब हमें अटारी में खजाना मिला, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, केवल तब स्पष्ट रूप से सिर हिलाया जब मैंने उससे कुछ बैग भरने में मदद करने के लिए कहा, जिन्हें हम आसानी से जंगल से वापस ले जा सकते थे। शायद ये काफी होगा। हमें अपनी सौतेली माँ की सनक से बचाने के लिए काफी। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। ये पहली बार था जब उसने कई घंटों में कुछ कहा था। मैं चुड़ैल की झोपड़ी के बाहर झिझकते हुए अपने कंधे के ऊपर से उसकी ओर देख रहा था। मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहता। मैंने आह भरी। मुझे भी नहीं। लेकिन हम और कहाँ जा सकते हैं? उसने अपनी स्कर्ट के सामने अपनी उंगलियां आपस में दबा ली, आंखें नीची कर ली और उसके दांत उसके निचले होंठ में गड़ गए। आखिरकार, उसने सिर हिलाया। ठीक है, तुम सही हो। उसने घर की तरफ देखा। एक मिनट रुको। रसोई में शायद कुछ बचा हो। रसोई घर, मैंने भयभीत होकर दोहराया, लेकिन उसने केवल सिर हिलाया। हाँ, उसे नहीं लगा कि मैंने ध्यान दिया, लेकिन मैंने ध्यान दिया। मुझे पता है कि उसकी कौन सी औषधि उपयोगी हो सकती है। अगर और कुछ नहीं, तो हम वापस आने पर उन्हें बेच सकते हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया और उसके पीछे झोपड़ी में वापस चला गया, हालांकि मैं रसोई में जाने वाले खुले मेहराब में रुक गया। वह जगह से आसानी से गुजरी, मुझे दर्दनाक तरीके से याद दिलाते हुए कि वह कितने समय से चुड़ैल के अंगूठे के नीचे थी, जबकि वह भयानक बुढ़िया मुझे पुरस्कार विजेता सुअर की तरह मोटा करने की कोशिश कर रही थी। उसने कुछ दर्जन बोतलें और शीशियां इकट्ठी की, उन्हें रेशम और साटन के बोल्टों के बीच सावधानी से रखा, जिन्हें हमने अटारी से चुराया था, और फिर मेरे पास लौट आए। अब चलें। हालांकि इस बार कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पेड़ों के बीच से अपना रास्ता जानती है। मैंने एक बार पूछा था कि कैसे, जब हम अंधेरे का इंतजार करने के लिए रुके थे। लेकिन उसने बस इतना कहा कि अब उसे सब पता चल गया है। मानो जंगल उससे ऐसे तरीके से बात कर रहा हो, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे उस समय डर का पहला रोमांच महसूस हुआ। लेकिन मुझे पता था कि वह अभी भी खुद बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे ये देखने से मना कर दिया। मैंने उसे यह सपना दिखाने के लिए मनाने की कोशिश की कि चुड़ैल के चुराए हुए खजाने के साथ हमारा जीवन कैसा होगा, और अपने प्रयासों के लिए एक फीकी मुस्कान पाने में कामयाब रहा। लेकिन ये ठंडा और अंधेरा था, और जल्द ही हम बस एक पेड़ के नीचे एक साथ इकट्ठे हो गए और रात के सबसे गहरे हिस्से के गुजरने का इंतजार करने लगे। जब पत्तियों के बीच से सुबह की धूसर रोशनी छनकर आने लगी, तो वह सबसे पहले खड़ी हुई। वह फिर से चुप हो गई थी, और जब हम आगे बढ़ रहे थे, तो उसने मुझे केवल हल्की गुनगुनाहट या एक शब्द के साथ जवाब दिया। अब वह हमें आगे ले जाने में अधिक सहज लग रही थी, लेकिन उसके कंधों में कुछ ऐसा था जो मुझे किसी चीज की याद दिलाता था, कुछ ऐसा जिसका मैं ठीक से नाम नहीं बता सकता था। अंततः मैं भी उसकी चुप्पी में डूब गया। जब पेड़ टूटकर अलग हुए और हमारे पिता के घर का परिचित आकार सामने आया, तो वह स्तब्ध रह गई। फिर वह भागने लगी, और मैं उससे सिर्फ आधा कदम पीछे था। जब हम सीढ़ी पर पहुंचे तो दरवाजा खुल चुका था और हमारे पिता ने अपनी बाहें फैलाकर और आंखों में आंसू भरकर हमारा स्वागत किया। उन्होंने हमें अपने पास रखा और बार बार भगवान के नाम की स्तुति करते हुए माफी मांगी। मैंने भी उसे गले लगा लिया।
लेकिन सीने में राहत के साथ साथ मेरे अंदर गुस्सा भी था। इससे एक चिंगारी भड़की थी, लेकिन जंगल से वापस लौटते समय ये चिंगारी एक स्थायी ज्वाला में बदल गई थी। मैंने अपने पिता के कंधे के ऊपर से अपनी बहन की आंखों से आंखें मिलाईं और मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। यदि मेरा क्रोध ज्वाला था, तो उसका क्रोध अंधेरी सर्दियों की मृत ठंड थी। हमारे पिता ने बताया कि हमारे जाने के कुछ समय बाद ही हमारी सौतेली माँ बीमार पड़ गई थी। वह अब अपने कमरे में सो रही थी, और कई दिनों से सो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक हो जाएगी, हालांकि वह चिकित्सक के निर्देशों का यथासंभव पालन कर रहा था। शायद वह आपसे मिलने के लिए आएगी, उसने हमें उम्मीद से कहा। जब हम दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने आह भरी और अपना हाथ अपनी घनी दाढ़ी पर फिराया। दाढ़ी में जितना मैं याद कर सकता था, उससे कहीं ज्यादा सफेद बाल थे। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज होगे, हमसे, उसने हमें दुखी होकर बताया कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा ध्यान खो सकता हूं। यह एक पिता की अक्षम्य कमी है। खो गया। मुझे अपनी बहन की आवाज में तीखापन देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे पिता को भी ऐसा ही लगा। उसकी आवाज हमेशा से ही उसके दिल के हिसाब से मधुर रही है। हम खो गए थे, उसने गौर से उसे देखते हुए दोहराया। हमारे पिता ने भी डर के मारे आंखें चौड़ी करके देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 खो गया, उन्होंने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपनी नजरें झुका ली, और आगे उसकी ओर देखने में असमर्थ हो गया। मेरी बहन ने नहीं किया। अचानक वह हमारी छोटी सी मेज से उठ खड़ी हुई और बोली, तो फिर हम उसे देखने चले गए। मैं अचानक हुई हरकत और उसकी आवाज में आए दृढ़ विश्वास से चौंक गया, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे हमारी सौतेली माँ के बीमार कमरे में चला गया। क्रोध की वह ज्वाला मेरे सीने में थोड़ी और ऊपर धधक उठी, और मैंने पाया कि मैं दरवाजे के अंदर 2 कदम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी बहन उस घृणित महिला के पास घुटनों के बल बैठ गई, और अपने हाथ से उसके माथे को सहलाया, जो इतना कोमल था कि मुझे कुछ तोड़ने का मन हुआ। यहाँ उसने चुड़ैल की एक शीशी अपने होठों से लगाई। इससे मदद मिलेगी। मैं उसे रोकने के लिए लगभग आगे बढ़ा, लेकिन जैसे कि उसने मेरी हरकत को महसूस कर लिया हो, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जब शीशी खाली हो गई, तो वह खड़ी हुई और अपने हाथों को अपनी स्कर्ट के सामने से नीचे की ओर झाड़ दिया। कमरे से बाहर निकलते समय उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उसके पीछे एक पल और झिझकते हुए उस महिला को घूरता रहा जो हमें जंगल में छोड़कर चली गई थी। अब उसे सांस लेना आसान लग रहा था। मेरी बहन के प्रति क्रोध और प्रेम में युद्ध चल रहा था। मेरे सीने के बीच में दोहरी ज्वालाएं जल रही थीं। उसका हृदय सदैव इतना कोमल था। हमारी सौतेली माँ एक दिन के भीतर ही जाग गई और जीवंत हो गई। हालांकि हमारे वापस आने से वह चौंक गई थी, लेकिन हमारे द्वारा चुराए गए खजाने की भेंट से वह इतनी शांत हो गई थी कि वह मुस्कुराने लगी, और यहाँ तक कि उसने कुछ नकली आंसू भी बहाए, जिसके जरिए उसने हमें बताया कि उसे बहुत अफसोस है कि हम जंगल में खो गए थे। मेरा गुस्सा और अधिक भड़क गया, और मेरी बहन ठंडी पड़ गई। हमें तुम्हारी वापसी का जश्न मनाना चाहिए, हमारी सौतेली माँ ने कहा। उसके कंधों पर एक शॉल लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी बीमारी का कोई और निशान नहीं बचा था। तुम रात के खाने में क्या चाहते हो, मेरे प्यारे? स्वीट ब्रेड। मैं अपनी बहन को भूलने के लिए इधर उधर घूमा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। उसने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसका हाथ टेबल के नीचे मेरा हाथ थाम रहा था। वो हमारी सौतेली माँ को देखकर मुस्कुराई, और मेरा गला सूख गया। लेकिन आप अभी भी ठीक हो रही है, सौतेली माँ। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। मैं इसे करूँगी, उसने धीरे से कहा। मैं उसे तब रोक सकता था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हमें बाहर खींच सकता था। हम खजाना लेकर निकल सकते थे। ये सोचना मेरी मूर्खता थी कि हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
हम कहीं भी जा सकते हैं। अपने पिता को फिर से देखकर, उन्हें ये स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुनकर कि उन्होंने क्या किया था, मुझे इस बात का यकीन हो गया। लेकिन मेरी बहन ने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा और उसकी निगाहों की बर्फ ने मुझे मेरी कुर्सी पर जमने पर मजबूर कर दिया। वह अनुमति नहीं मांग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए सिर हिला दिया। हमारी सौतेली माँ ने रसोई में जाते हुए कहा कि वह कितनी अच्छी, दयालु लड़की है। जल्द ही बेकिंग स्वीट ब्रेड की तीखी गंध हवा में फैल गई। मैं उबकाई रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी बहन ने प्लेट में रोटी परोसी, जबकि रोटी अभी भी हल्की हल्की भाप उगल रही थी। यहाँ तक कि उसने हमारे माता पिता के हिस्से पर हमारे शहद के बचे हुए हिस्से को भी छिड़क दिया। अब हम बाजार से और भी ज्यादा खरीद सकते हैं, उसने खोखली हंसी के साथ कहा। हमारी सौतेली माँ खुशी खुशी सहमत हो गई, हालांकि हमारे पिता खुद ऐसा करने से पहले एक पल के लिए झिझके। वह मेरी बहन को मेरे बगल में बैठते हुए एक हल्की सी सावधानी से देख रहे थे। तो फिर चलो खाना खाएं, उन्होंने किया। हम चुपचाप बैठे रहे। सबसे पहले हमारी सौतेली माँ को इसका सामना करना पड़ा। हल्की खांसी, माथे पर शिकन। उसने उलझन से ऊपर देखा, जो जल्द ही एक भयावह एहसास में बदल गया जब उसने मेरी बहन को घूरा। आप। हमारे पिता का गला रुंध गया, उनके होंठ लाल हो गए। मैंने नजरें फेर ली, अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जहां उसने एक बार फिर उसे टेबल के नीचे ले जाया था। हम हताश थे, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था। उसने मुझे मजबूर किया। मेरी बहन ने सिर हिलाया, तुमने उसे जाने दिया। वह मेज पर आगे की ओर गिर पड़ा, उसकी सांस घरघराहट जैसी थी जो प्रत्येक बीतते क्षण के साथ धीमी होती जा रही थी। हमारी सौतेली माँ ने हम पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर गई। उसके मुंह के कोने से कैंडी जैम की तरह लाल रंग की धार टपक रही थी। वह फिर से चौंकी, मेरी बहन को बुरी नजर से घूरते हुए। छोटी चुड़ैल। वे दोनों कांपने लगे। मैंने अपना चेहरा अपनी बहन के कंधे में छिपा लिया। मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरे बालों को सहला रही थी। मैं जानता था कि सिर उठाए बिना भी वह तब तक अपनी नजरें नहीं हटा रही थी जब तक कि उनकी आखिरी सांसें खामोशी में नहीं खो गईं। फिर वह खड़ी हो गई, उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। हम दोनों चुप थे और हमने अपने बैग समेटे, जो अभी भी सामने के दरवाजे पर अनपैक थे, और ठंडी शाम में बाहर निकल गए। उद्धरण चिन्ह। आप डरते हो? मैंने निगलते हुए कहा। हाँ। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर से मेरा हाथ दबाया, और मुझे सिर्फ ठंड का एहसास हुआ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी बहन का दिल हमेशा से नर्म रहा है। जहरीली मीठी रोटी की तरह नर्म।